दोस्तों, हमारी बात मसूद रिजवी साहब से हो रही है। अभी तक की बातचीत में कुछ बातें सामने आई, जिसमें जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये कि अव्वल तो ये कि जो पैसा है, जिसको हम दौलत समझते हैं, वो हकीकतन दौलत नहीं है। वो एक तरह का वादा है, और ऐसा वादा है कि जो सरकार करती है और जिसके ऊपर हमको एतबार करना है, पहली बात। दूसरी बात हमको ये पता चली कि हिंदुस्तान में बैंकिंग सिस्टम आने के बाद से जो अंग्रेज़ों ने इम्प्लीमेंट किया हिंदुस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम, उसके बाद से यानी 1858 से लेकर के और 1947 के दरमियान इसने इतना इस मनी ने इतना डर्टी रोल प्ले किया कि जिसमें लाखों लोग, अगर उनकी तादाद जोड़ी जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद हो जाती है कि जो मज़दूर किसान जहाँ बहक हो गए। मसूद साहब से आगे इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो अभी दुनिया में चल रहा है, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जो जो हालात चल रहे हैं, उस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, बैंक एक ऐसा इन्वेंशन है जो हर इन्वेंशन की तरह से जिसको बोलते हैं इथिक्स न्यूट्रल है। यानी एटॉमिक एनर्जी आपने डिस्कवर कर ली, इथिक्स न्यूट्रल है। आप चाहिए उससे सारी दुनिया को जला दीजिए, चाहिए उससे तरक्की की राहें निकालिए आगे की। उसी तरह से बैंकिंग एक स्पॉन्टेनियस इन्वेंशन है, ये भी ख़ास बात है। मतलब किसी बाकी इन्वेंशंस की तरह से ये नहीं कि किसी एक शख्स ने बैठ के किया, मगर ये इन्वेंट हो गया जी। और इतना फैल चुका कि अब इसको लपेट नहीं दिया जा सकता। ये नहीं पॉसिबल है प्रेजेंटली कि हम कहें कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, और जो पहले सोने के सिक्के चलते थे बस वही चलें, तो फिर जहाँ तक तरक्की की रफ्तार पहुँच चुकी वहाँ से बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। तो ये नहीं, मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि फिर इसका क्या किया जाए, तो ये वही एक जिन है। अब उस जिन को अवाम का जो कि सॉवरेन है, जो सबसे बड़ी ताकत है किसी डेमोक्रेसी की, उनका और उनके सिलेक्ट किए हुए नुमाइंदों का। आप नुमाइंदे जो सिलेक्ट करते हैं वो आपके नुमाइंदे हैं, आपके एजेंट हैं। तो हम सब का फरीज़ा ये है कि हम बहुत माइन्यूटली ये देखें कि बैंक, पहले तो समझें कि बैंकिंग की मैकेनिज्म क्या है, और दूसरे बैंक क्रिएटेड मनी किस काम में आ रहा है। हाँ। अगर बिल्कुल कुछ आप इस तरह सोच सकते हैं कि जैसे आपके पास एक क्यारी है, उस क्यारी में आपने बहुत सारे कई क्यारियां बना रखी हैं। कहीं पर आपने टमाटर लगाए हैं, कहीं आलू लगाए हैं, कहीं फूल लगाए हैं, और आपके पास एक पंप है, उस पंप से आप उसमें पानी डाल सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पानी इवनली ज़रूरत के मुताबिक, बराबर भी नहीं, इवनली जिस क्यारी को जितनी ज़रूरत है उस तरह से मिल रहा हो। ये नहीं हो कि कोई क्यारी सूख जाए, कोई बह जाए और कहीं पानी ज़्यादा हो जाए। तो ये कंट्रोल बिल्कुल मुनासिब होता रहे, और इसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दोनों तरह के क्रेडिट कंट्रोल होते हैं। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल उस पानी की मकदार को कंट्रोल करता है, और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब यही होना चाहिए कि वो अलग अलग जगहों को ठीक से। तो ये बिल्कुल मुनहसर होता है इस बात के ऊपर कि आप और हम वोट देने वाले कितने ज़्यादा इस मसले को समझने की कोशिश करते और इसके ऊपर जागरूक हैं, ना कि दूसरी चीज़ों के हंगामों में गायब हो जाते हैं। अब अगर आप हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में देखेंगे, तो आज़ाद हिंदुस्तान में बैंकिंग का एक दौर था जो कि 1950 से ले कर के, और उसके बाद से सन 1991 तक आप कह सकते हैं चलता रहा। उस दौर में बैंकों को, बैंक ज़ाहिर है कि प्राइवेट होते थे, बैंकों को नेशनलाइज किया गया। पहले सबसे पहले आरबीआई खुद प्राइवेट था, आरबीआई नेशनलाइज हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ, दूसरे बैंक नेशनलाइज हुए। तो नेशनलाइज होने के पीछे जो उनका जो मकसद था वो यही था कि बैंक, ज़ाहिर है कि जब प्राइवेट होंगे तो वो प्राइवेट एंटिटी हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। जहाँ उनको प्रॉफिट कम मिल रहा है या नुकसान होगा, तो वो गाँव के में छोटे लोगों के लिए बैंकों में की शक्ल भी उन्होंने नहीं देखी थी। तो एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन एक लंबे अरसे तक चला, और इसके क्रेडिट मैडम इंदिरा गांधी को जाती है।
और जानी चाहिए। हाँ, बहुत से लोग इसमें बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, या अगर हुआ तो उससे फ़ायदा नहीं हुआ, वो गलत किया गया था नेशनलाइज़ करके। ऐसा नहीं हुआ। आज जो एक-एक आदमी, आज जो ठीक है, आज की तो हुकूमत फिर उसको दूसरी तरीके से बढ़ा रही है, मगर इसकी बुनियाद और तालमेल वहीं से डाली गई कि हिंदुस्तान के इतने बड़े मुल्क में जगह-जगह बैंक फैले और बैंक क्रेडिट एक तरफ गई। जब गई तो यकीनन उसमें जो करप्शन और दूसरी चीज़ों के इल्ज़ामात लगे हैं वो लगे, और जो खातिर ख़्वाह नतीजा था वो चाहे पूरी तरह ना निकला हो, मगर बहुत कुछ निकला। वरना जिस हालत में अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़ के गए थे, उससे आज मार्स के ऊपर पहुंचने लगे और चांद के ऊपर लैंड करने लगे, और दूध में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और गल्लों में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, मामूली अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारे अचीवमेंट्स के लिए बैंकों का उद्यमान है। अब सवाल ये है कि जब 1991 के बाद से आप फिर से रिफॉर्म के नाम पर अगर आप प्राइवेट पार्टीज़ के हाथ में बैंकों को देने जा रहे हैं, तो फिर ये मनी कहीं उस तरफ ना जाने लग जाए कि जहाँ ये सक्शन का काम करने लगे। एक और बात जिसकी दाद हम सब हिंदुस्तानियों को, जिसके लिए फ़ख्र महसूस करना चाहिए, वो ये है कि जबकि अंग्रेज़ों के जाने के ठीक पहले लोग भूखमरी से मर रहे थे, कहत से मर रहे थे, लेकिन 1950 से लेकर के अभी तक भूखमरी से मास स्केल पर कोई नहीं मरा। लोग मर जाते हैं, ठीक है, अभी गुर्बत का बहुत ऊंचा इंडेक्स है हिंदुस्तान में, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसी पर मेरा सारा फोकस भी है, वो सब अपनी जगह दुरुस्त है। मगर ये भी अचीवमेंट मामूली अचीवमेंट नहीं हुआ है। वो भी जबकि हमारे जो दो बड़े हिस्से थे, गेहूँ पैदा करने वाला हिस्सा वो कट के वेस्ट पाकिस्तान बन गया, और जो चावल पैदा करने वाला हिस्सा वो कट के ईस्ट पाकिस्तान तब का और अब बांग्लादेश बन गया। तो हम बहुत कमज़ोर थे उस हिसाब से, और उसमें इतनी कुछ हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। तो मसाला ये नहीं है कि इस जानवर को, दैत को ख़त्म कर दिया जाए तो उससे काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर लगाम लगा के इसको सही तरफ ले चलना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली एक बात आपको बता दें कि मैंने बहुत ढूंढने की ख़ास तौर से कोशिश की कि भाई कम्युनिज्म तो प्रॉफिट के ही खिलाफ है, तो व्हाट अबाउट बैंकिंग। तो जब सोवियत रशिया में जो बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन के बाद से बैंकों को ख़त्म कर दिया गया एक तरह से, और सिर्फ उनका काम टैक्स कलेक्शन और सरकार का अदारा बनना के जो रुपयों को वो डिस्ट्रीब्यूट करे वो रहा। मगर फिर बहुत जल्दी, यानी जैसे जैसे कोल्ड वार बढ़ती चली गई, उनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने उसके लिए उन्होंने जैसे नज़रें चुराई हों, मुझे लगता है कि वो बात करने में उन्होंने वही लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने उसके एक बड़ी खूबसूरत मुतबादिल इस्तेमाल किया है कि मुल्क को, सोवियत रशिया को ज़रूरत पड़ी मनी एमिशन की। तो मनी एमिशन के लिए वहाँ का बैंक ने काम करना शुरू किया तब से ही, जिससे वो जो क्या नाम था उसका, ब्रेज़नेव डॉक्ट्रिन कहलाती थी शायद, कि कम्युनिज्म को दूर तक फैलाने के लिए वो फौजी और किसी तरह के भी इंटरफेरेंस करने के लिए तैयार थे, जिसके नज़रिए के तहत अफ़गानिस्तान में उन्होंने इंटरफेरेंस किया था वगैरह वगैरह। तो उनको भी अल्टीमेटली लगा कि हमें मनी क्रिएटिंग बैंक चाहिए है। तो अब मनी क्रिएटिंग बैंक जो है वो मजबूरी बन चुका है। तो सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि हर इंसान इस बात को अच्छी तरह से समझे और उसके कंट्रोल के लिए अपने जो नुमाइंदे हैं उनको मतलब ये देखे कि जो क्रिएट हो रहा है मनी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होने लगे तो गुर्बत नहीं बढ़ेगी। तो अब यहाँ तक एक बात ये समझ में आई कि मनी इटसेल्फ, जो राइज मनी है, जो करेंसी है हमारे हाथ में, वो इज़ नॉट दैट बैड। वो सिर्फ एक कैरियर है, वो एक कैरियर है, वो चीज़ों को ले करके जाता है। उसको आप क्या, वो किधर से किधर जा रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि समाज में इस बात की जागरूकता पैदा हो, इस बात का लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि ये जो करेंसी है ये किधर जा रही है। बुनियादी तौर पर करेंसी नहीं, फिर आप मनी कहिए। मनी में दो हिस्से हुए, एक करेंसी है इशूड करेंसी और एक बैंक क्रिएटेड मनी है। बैंक है ना, करेंसी प्लस बैंक अकाउंट जी का मनी। तो ये मनी किधर जा रहा है इसके ऊपर देखा जाए।
अब अभी मौजूदा दौर में आपकी किताब में एक वेल्थ सक्शन पंप एक टर्म इस्तेमाल किया गया है। ये क्या है? वेल्थ सक्शन पंप क्या है? देखिए, अगर आप आमतौर के ऊपर आप वेल्थ पिरामिड तो वैसे भी हम लोग देख ले सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा मालदार हैं उनका नंबर कम है, जिनके पास दौलत कम है उनका नंबर ज़्यादा है, जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनका नंबर ज़्यादा है। तो अगर आप इसको इस तरह से सजाने की ग्राफ पर कोशिश करेंगे तो ये पिरामिड बनता है, जी, पिरामिड की शक्ल में बनता है पिरामिड। जी, तो जिसमें वेल्थ नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब नीचे जिन लोगों के पास कम दौलत है उनसे दौलत सिमटती जा रही है और ऊपर की तरफ जाती जा रही है। अब कोई चीज़ भी जो बहती है वो नीचे से ऊपर की तरफ खुद से नहीं जा सकती। जा सकती है क्या? पानी नहीं जाएगा। आप पानी को छत पर अपसाइड टंकी पर डाउन ले जाना है तो आपको एक पंप चलाना पंप पड़ेगा। चाहिए। जी, वैसे ही जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह बता देंगे कि गर्मी या हीट जो है वो जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ से जिधर टेम्परेचर कम है उधर बहेगी। ये नहीं पॉसिबल कि उल्टा कर दीजिए कि जिधर टेम्परेचर ज़्यादा है उसी तरफ टेम्परेचर जाए टेम्परेचर और जाए। जिधर टेम्परेचर कम है। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको फ्रिज चलाना पड़ेगा। तो अब आप बिल्कुल। फ्रिज चलाइएगा तो वो एक पंप है। तो अगर मनी उल्टा फ्लो कर रहा है तो यकीनन पंप है। तो यहाँ से हमने वो सवाल पैदा किया था जिसका जवाब आया है कि अगर हम ढूंढें तो असल वेल्थ सक्शन पंप यही प्रॉमिसरी मनी का सिस्टम है जो वेल्थ को सक कर रहा है। और ये उन लोगों के हाथ उन लोगों के बेनिफिट के ऊपर सिर्फ ना चला जाए कि जो टॉप के ऊपर हैं, हम्म, कि वो सक करते चले जा रहे हैं और उसी के नतीजे में आज माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। आपके शहर में सांस लेना मुश्किल है, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, जंगल कटते जा रहे हैं क्योंकि जिनके हाथ में दौलत जा रही है उनको इन सारी चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बहुत इत्मीनान से सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक मैक्सिम है, एक उसूल है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के उसूल पर काम कर रहे हैं। तो अब सिनॉप्सिस ये बनी गुफ्तगू के इस हिस्से में कि जो बैंकिंग सिस्टम है बुनियादी तौर पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो रहा है ये पब्लिक इंटरेस्ट में कम और कॉरपोरेट इंटरेस्ट या दौलतमंदों के इंटरेस्ट में ज़्यादा हो रही है। ना बराबरी जो बढ़ रही है इसकी वजह से मुल्क में गुर्बत, किसी भी समाज मुल्क में में नहीं, गुर्बत। दुनिया में, मुल्क में भी, जी, जी हाँ। दुनिया में और मुल्क में भी। मुल्क हमारा कुछ दिनों तक हम उसको क्लोज कह सकते हैं, लेकिन वो क्लोज भले ही रहा हो, हम कह सकते हैं कि उसका लोग कहते हैं पहले ग्रोथ रेट बहुत कम था। जी, ठीक है, हम मानते हैं ग्रोथ रेट कम था, मगर डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉल्टी कम था। क्वालिटी कम था। तो सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए। यार छोटी सी चीज़ है, आप उसको पर गौर करें कि अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे पेशेंट को देखा हो जिसके बाहर के हिस्से में कहीं कैंसर हो जाए हम्म, तो आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होती चली जाती है। जी, तो ये ग्रोथ हेल्थ थोड़ी है। सही बात। ग्रोथ को हम या उनको छोड़ दीजिए। हम देखते हैं कि जो लोग ओवरवेट हो गए, 150-150 किलो के हो गए, जिनके के बेली निकली हुई है, चलने में दिक्कत हो रही है, ग्रोथ है भाई, उसमें ग्रोथ में कोई शक थोड़ी है, मगर वो हेल्दी नहीं है। हम्म, क्योंकि हेल्दी ग्रोथ तब कहा जाता है जब जिस्म के जितने अज़ा हैं उन सब के ऊपर बराबर बराबर न्यूट्रिशन पहुँच, मतलब ज़रूरत के मुताबिक उनके न्यूट्रिशन पहुँच रहा हो, बराबर बराबर नहीं। दिमाग को जितना चाहिए उतना, नाक को जितना चाहिए उतना, हाथ को जितना चाहिए उतना, पैर को जितना चाहिए, और सब उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट बढ़ रहे हैं, तब तो हम उसको हेल्दी ग्रोथ कहेंगे। तो यकीनन हो सकता है, मुमकिन है, हालांकि वो भी चैलेंज्ड है कि ग्रोथ अच्छा, हमारी नहीं हुई है और नहीं आज फ़िलहाल आजकल इस ज़माने में 1-2 साल के अंदर चैलेंज किया गया है, नहीं है। हो सकता है हो जाए, ऐसा नहीं है, कुछ कोशिश की जाएगी ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ हो जाने का मतलब डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट